बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण को स्थापित करने के पश्चात बंगाल में उन्होंने कोई प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया, बल्कि राजस्व वसूल करने का अधिकार जमींदारों को दे दिया और बिना किसी प्रशासनिक खर्च के राजस्व को प्राप्त भी कर लिया। मान लीजिए कि अगर बंगाल में राजस्व को वसूल करने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ता, एक बड़ा राजस्व व्यवस्था स्थापित करना पड़ता, तो जितना राजस्व हम वसूल नहीं कर रहे हैं लगभग उससे ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से उन्होंने भारत में अपने आय को निश्चित करने का प्रयास किया कि हमारी आय निश्चित हो जाए ताकि परमानेंट सेटलमेंट हो, लेकिन जमींदारों को अधिकार दिया ताकि प्रशासनिक खर्च ना हो। समझ में आया? अर्थात जमींदारी व्यवस्था इस बात का उदाहरण है कि बिना किसी प्रशासनिक व्यय के उन्होंने अपने आय को निश्चित करने का प्रयास किया। इसी तरह से लिख सकते हैं प्रक्रिया में, without any administrative expenditure they ensured their income through जमींदारी सिस्टम। बिना किसी प्रशासनिक व्यय के अंग्रेजों ने अपने आय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। क्लियर है पॉइंट? चलो परिणाम क्या रहा इसका? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? परिणाम बताएंगे भाई साहब? माय डियर एस्पिरेंट, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और कुछ नहीं। That means Indian wealth drained। पहले क्या था? देखिए प्रक्रिया उल्टी हो गई। पहले ब्रिटेन से धन आता था भारत में व्यापार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अब प्रक्रिया उल्टी हो गई। अब भारत से धन ले जा रहे हैं। देखिए भारत से धन तो ले ही ले गए, भारत से वस्तु भी ले गए, वस्तु को खरीदने में कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ, इंडियन रेवेन्यूज से ही उन्होंने खरीद लिया। यूरोप में उसको बेचा, वहां लाभ कमाया अलग, क्योंकि ब्रिटेन में या यूरोप में वह वस्तु अत्यंत ऊंची कीमतों पर बिकता था। यहां पर हमने आपको लिखवाया हुआ है कि अपने राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से उन्होंने भारतीय उत्पादकों को कम से कम कीमत पर वस्तु को बेचने के लिए बाध्य किया, लेकिन उसको अधिक से अधिक कीमत पर बेचा। मुनाफा किसको मिला? भारत को मिला क्या? भारतीय उत्पादकों को मिला क्या? अर्थात व्यापारियों को मिला। ठीक है, धन का निष्कासन इसका परिणाम है, अर्थात भारत का धन संपत्ति ब्रिटेन की ओर निष्कासित हो गया, घूस के रूप में, ब्राइब्स के रूप में और गिफ्ट के रूप में। प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपनसेशन के रूप में वो बड़ा हाई चार्जेस लिया करते थे और उसको जो है वो ब्रिटेन भेज देते थे। ब्राइब्स के रूप में जो इंडियन रूलर्स थे उनसे वो पैसे लेते थे, गिफ्ट के रूप में पैसे लेते थे और उन सबको वो कहां भेज देते थे? ब्रिटेन भेज देते थे।
आप एक बात समझिए ना हिमांशु, ब्रिटेन में जाकर आप क्लर्क की नौकरी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। करेंगे भी तो अच्छी नौकरी करेंगे ना। अब ब्रिटेन से क्लर्क की नौकरी करने के लिए क्लाइव भारत आया था। इसका मतलब क्लाइव अत्यंत ही गरीब परिवार का रहा होगा, जो 7 समुद्र पार क्लर्क की नौकरी करने के लिए आया था। मतलब एक सामान्य परिवार से था क्लाइव, लेकिन जब वह ब्रिटेन लौटा तो करोड़पति कैसे हो गया? राहुल गांधी से बीच में मुलाकात तो नहीं हुई होगी उसकी कि आलू से सोना बनाने की मशीन जो है वह क्लाइव को राहुल गांधी ने दे दिया हो। अर्थात वो सारे जो संपत्ति हैं वो भारत में बनाए गए हैं। आपको पता है वारेन हेस्टिंग्स पर, रॉबर्ट क्लाइव पर ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाया गया है, क्योंकि वो अकूत धन और संपत्ति लेकर के गए। ब्रिटेन के लोग भारत में कंपनी के जो अधिकारी थे उनसे बड़ा जलते थे। कहते थे बाबू हैं ये, कहते थे ये बाबू लोग हैं। मतलब चूंकि बहुत कम समय में वहां के अधिकारी यहां पर आते थे और बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करके ले जाते थे, तो उनको भारत में बाबू कहा जाता था, नवाब कहा जाता था। भारत के नवाब आए, भारत से अकूत धन और संपत्ति लेकर आए। मतलब यहां पर चपरासी, क्लर्क, किरानी की नौकरी करने के लिए भी ब्रिटेन से लोग यहां पर आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहां पर आना है और करोड़पति बनकर जाना है। यूरोप से लोग या तो अमेरिका जाते थे, स्वतंत्र देश है, खुली भूमि है, जितना विकास करना चाहते हो विकास कर लो, या तो नौकरी करना चाहते हो तो भारत चले आओ, भारत में कंपनी का नौकर बन के आओ, करोड़पति बनकर यूरोप लौटो। और नहीं, अगर इंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशीलता है, मेहनती है, परिश्रमी है, तो अमेरिका जाइए और अपना जितना विकास करना चाहते हैं कर लीजिए। दो ही दृष्टिकोण था यूरोप के लोगों का, या तो भारत आते थे नहीं तो अमेरिका जाते थे। इंडिया एंड अमेरिका ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। भारत और अमेरिका की भूमि यूरोप वालों के लिए अवसरों की भूमि थी। यह पहला चरण समाप्त हो गया, समझ में आ गया। दूसरे पर चलते हैं हम लोग। दूसरा है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद, है ना। इसकी पृष्ठभूमि को अगर आप समझें, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इसकी पृष्ठभूमि को अगर आप समझें तो इसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, – 1770 और 1780 के दशक में
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ। और 1815 तक ब्रिटेन पूर्णतः औद्योगिकीकृत हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1770s and 1780s and till 1815 Britain fully industrialized. क्लियर है मेरी बात? एक बात और, भारत से जो धन का निर्गमन हुआ वही ब्रिटेन में जाकर औद्योगिक क्रांति का कारण बना, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो पूंजी के बल पर ही होता है ना। और यह पूंजी कहां से प्राप्त हुई? भारत से ही धन के निर्गमन के परिणाम स्वरूप जो अतिरिक्त पूंजी ब्रिटेन पहुंचा वह ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण बन गया। तो भारत का धन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण बन गया। खैर, जो कुछ भी हुआ, ब्रिटेन अब बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादक बन गया। पहले ब्रिटेन भारत आकर के वस्तुओं की खरीदारी करता था। अब ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ? ब्रिटेन खुद बहुत ही लार्ज स्केल पर फिनिश्ड गुड्स का प्रोड्यूसर हो गया। तो अब उसका एम क्या है? उद्देश्य क्या है? बड़ी मात्रा में इंग्लैंड से भारत वस्तुओं को भेजा जाना। बताइए, बड़ी मात्रा में इंग्लैंड से वस्तुओं को भारत भेजा जाना, अर्थात भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में स्थापित करना। और ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत से कच्चा माल भेजा जाना। First aim was to establish India as market of British finished goods. First aim of establishment of India as market of British finished goods.
and second aim was to establish India as supplier of raw materials of British industries. और रजनी लिपस्टिक लगा रही हो आजकल? नहीं। डियो? वो भी नहीं। आप लगा रहे हैं? हाथ तो उठाया बहुत लंबा चौड़ा। अच्छा, भारत को अंग्रेजी वस्तुओं का बाजार बनाने के लिए भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि में परिवर्तन की आवश्यकता। पहले क्या था? परिवर्तन नहीं करना। लेकिन अब चूंकि भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता बनाना है, इसलिए भारत का आधुनिकीकरण करना है। नहीं तो रजनी लिपस्टिक नहीं लगाएगी। बात आई समझ में रजनी? अर्थात अगर तुम पढ़ोगी, लिखोगी, अगर तुम अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करोगी, तो तुम भी अंग्रेजन जैसा बनने का प्रयास करोगी। भारत के लोग भी क्या करेंगे? जो अंग्रेज लोग हैं उनके आदर्शों को अपनाने का प्रयास करेंगे, उनके मूल्यों को अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अर्थात भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर बल दिया जाना। इसके लिए भारतीय समाज, प्रशासन, शिक्षा इत्यादि में परिवर्तन। देखो, रेलवे को स्थापित करेंगे, परिवहन व्यवस्था को विकसित करेंगे, क्योंकि भारत को बाजार बनाना है और भारत को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? रेलवेज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भारत बाजार नहीं बनेगा और भारत ना ही रॉ मटेरियल्स का सप्लायर्स बनेगा। तो समाज में, प्रशासन में, शिक्षा में परिवर्तन प्रारंभ हो गए। इसी समय में आप देखिए, सती प्रथा, नरबली प्रथा सबको प्रतिबंधित किया गया है। विधवा पुनर्विवाह सब शुरू हुआ है। तो समाज में परिवर्तन, प्रशासन में परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, यह उद्देश्य हो जाएगा। प्रक्रिया बतलाइए। त्यागी जी को बोलने दीजिए। त्यागी जी, प्रक्रिया। प्रक्रिया 1813 का एक्ट। बताने की जरूरत है? इतना सोचने की क्या जरूरत है भाई? यहां पर जो भी चेंजेज हुआ है उसको 1813 के एक्ट के माध्यम से हमने लागू किया है। तो 1813 और 1833 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833। थैंक यू। ये क्लियर है? साथ साथ अगर आप लिखना चाहते हैं
अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। मतलब इसको समझने की जरूरत है, नहीं तो आप तो इसमें 1,00,000 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब समाज का आधुनिकीकरण, सामाजिक सुधार के प्रयास, 1833 के एक्ट के अंतर्गत ही भारत में प्रथम विधि आयोग बना और भारत में आधुनिक कानूनों को अपनाया गया, जिसको इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोसीजर कोड कहते हैं, है ना। तो भारत का वैधानिक सुधार, भारत में प्रशासनिक सुधार, रेलवे की शुरुआत, पूरा 1840 का जो दशक है वह परिवहन क्रांति के नाम से है। 1850 का दशक रेल क्रांति, डाक और तार क्रांति, मतलब संचार क्रांति। तो 1840 जो है वह परिवहन क्रांति है, 1850 संचार क्रांति है, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। अधिकांशतः पुराने जो बस अड्डे हैं उसका नाम क्या होता है? हार्डिंग पार्क। लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे ना 1844 से 48 में, तो उन्होंने ही भारत में परिवहन क्रांति की शुरुआत की थी। तो इसलिए जो अंग्रेजी समय काल से जो स्थापित बस अड्डे आपको मिलेंगे उसका नाम लॉर्ड हार्डिंग के नाम पे आपको पड़ेगा। पटना में जो बस अड्डा है उसका क्या नाम था? हार्डिंग पार्क। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि हार्डिंग पार्क का मतलब क्या है? लॉर्ड हार्डिंग के काल में परिवहन क्रांति हुई थी, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, और 1850 कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, रेल, डाक, तार, सबकी शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। ठीक है। अर्थात इस तरह से प्रोसेस है। परिणाम क्या है ये बतलाएंगे आप मुझे? हाँ, क्या बताया परिणाम? अरे वो तो बता ही दिया इधर। भारतीय उद्योगों का पतन, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, सिंपल। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, इसको क्या कहते हैं? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण। देखिए हिमांशु, भारत के पिछड़ेपन का कारण यही है, भारत के अंडर डेवलपमेंट का कारण यही है कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्थात भारत के जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो रहे थे। क्या बंद होने के स्थान पर उसका स्थान आधुनिक उद्योग ले पाए? नहीं। यही हमारे पिछड़ेपन का कारण था कि जो था वो बंद हो गया, नए की स्थापना नहीं हुई, इसलिए हम पिछड़ गए, इसलिए हम बैकवर्ड हो गए। बात आई समझ में? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इससे क्या होगा? बेरोजगारी का विकास होगा। कहते हैं कि इसी काल में, ये काल कितना है? 1813 टू 1860, इसी काल में भारत सही मायने में ब्रिटेन का उपनिवेश बना।
सही मायने में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना। In real sense, India became colony of Britain. Unemployment, developed deindustrialization and decline of Indian handicrafts. ये इसके परिणाम है। वन मोर थिंग, कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉजिटिव है या निगेटिव है डॉली? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जनरल पॉजिटिव है, लेकिन कॉलोनियल रूल के समय यह निगेटिव था, क्योंकि विदाउट एनी टेक्निकल डेवलपमेंट कॉमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड, जिसका परिणाम क्या था? अकाल। क्योंकि देखिए, भारत में जो कृषि के लायक जो भूमि है वो तो उतना ही है ना, और उसी भूमि को क्या कर लिया गया? बांट लिया गया। यहां पर ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे और यहां पर कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने के पॉलिसीज के कारण से इंडिया में ग्रेन्स का प्रोडक्शन घटा, अनाज का उत्पादन घट गया, और उसके परिणाम स्वरूप अकाल का सामना हमें करना पड़ा। आपने कभी प्राचीन और मध्यकाल में अकाल के विषय में पढ़ा है? लेकिन ब्रिटिश काल में हर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भयंकर अकाल आता है। उसका कारण क्या है? भारत के लोग जो हैं, गांव में आप देखेंगे मिट्टी का कोठी होता था। अनाज जो भी उत्पन्न होता था हम लोग मार्केट में नहीं बेचते थे, कोठी में बंद करके रखते थे। आपातकाल में उसको यूज करेंगे, किसी साल प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हम यूज करेंगे, लेकिन बेचते नहीं थे हम लोग। लेकिन अब क्या हुआ? ग्रेन्स का उत्पादन ही कम हो गया, अर्थात अगर किसी साल उत्पादन नहीं हुआ तो हम भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। बात आई समझ में? यह सब इसका परिणाम था। अब हम तीसरे पॉइंट पर चले, वित्तीय पूंजीवाद। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म 1860 टू 1947। वित्तीय पूंजीवाद इसकी पृष्ठभूमि क्या है? बैकग्राउंड क्या है? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एटीन 1815 से लेकर 1860 के बीच में यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ। तो समझ लीजिए, 1815 से 1860 के काल में यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांतियां हुई। पहले तो सिर्फ ब्रिटेन का ही औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, लेकिन अब यूरोप के अन्य राष्ट्र भी फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए। तो अब व्यापार में ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा में विभिन्न देश आ गए। मतलब जो लाभ पहले ब्रिटेन ले रहा था, वही लाभ अब ब्रिटेन
के साथ साथ यूरोप के अन्य देश भी लेने में सक्षम हो गए, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए, औद्योगिकीकृत हो गए। इसलिए ब्रिटेन ने पूंजी निवेश की नीति अपनाई, अर्थात जो उसके कॉलोनीज थे वहीं पर उसने अपनी पूंजी का निवेश कर दिया। इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉलोनीज में चीप लेबर है, सस्ता श्रम है, तो जो उत्पादन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। इसके माध्यम से ब्रिटेन अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएगा। मेरी बात आई समझ में? तो पृष्ठभूमि यहां पर क्या है? यूरोप के अन्य देशों का औद्योगिकीकरण और ब्रिटेन को मिल रही प्रतिस्पर्धा। यूरोप के अन्य देशों का औद्योगिकीकरण व ब्रिटेन को नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस समय तक में अमेरिका भी काफी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, यहां तक कि जापान में भी औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। तो ब्रिटेन को नई प्रतिस्पर्धा मिल रही है, कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, और उद्देश्य क्या है? भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश करके परिवहन लागत को कम कर, सस्ते श्रम को प्राप्त कर, विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सकता है। In India, British capital invested. In this way, transportation cost reduced, and on the basis of cheap labor, Britain could face foreign competition easily